लास्ट पॉइंट हम लोग आरएमएस वगैरह डिस्कस किए थे और पीवी इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर को प्रूव किए थे। ठीक है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को प्रूव किए थे। तो इसमें हम लोग देखे थे पीवी इक्वल्स टू 1/3 mnc स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखे थे 1/3 mn v स्क्वायर RMS, और इसको हम लोग फाइनली प्रूव किए थे कैसे आएगा। ठीक है, चलो अब इसी से हम लोग इसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी डिस्कस किए थे, RMS भी किए थे। ठीक है, मीन स्क्वायर भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो RMS स्पीड कितना आया था हम लोग निकाले थे ना, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यानी इसमें हम लोग क्या लिखे थे, यानी u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डैश nth हो तो अपन n टर्म, ये हम लोग लाए थे। ठीक है, और RMS स्पीड को हम लोग c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो c से कर लो, ऐसे जनरली c से ही दिया हुआ रहता है। तो इसके लिए भी लिख सकते हो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस डैश अपन n, यह भी लिख सकते हो। ठीक है, c के फॉर्म में। चलो नोट करो यहाँ। ये हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए यानी कि 1/2 mn, अब यहाँ पे v स्क्वायर लिख लो, या इसी को क्या लिख सकते हो, कैपिटल N मैं लिख दिया यहाँ पे, c स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी RMS वाले हैं। तो यहाँ पे इसको c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी इतना होता है, ये हाफ mnc स्क्वायर। ठीक है, ये n मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स कितना, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यानी ये हो जाएगा 1/2 mc स्क्वायर लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए इतना, n मॉलिक्यूल्स के लिए इतना। तो मान लेते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास जो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो उनके लिए डिफरेंट वेलोसिटी है RMS या कंटेनर। तो इसमें बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सब का अगर मैं मान लूँ कि डिफरेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, different velocity of gas molecules are c1 c2 c3 dash। ठीक है, फॉर n फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे मैं मान लिया कि डिफरेंट क्या है वेलोसिटी। तो इस गैस का अगर देखा जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर n मॉलिक्यूल्स है तो n के लिए कितना आया है, इतना। तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी
कितना हो जाएगा, तो 1/2 mn² लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 1/2, अब इन सब का यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स है तो इनका सबका क्या होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, m में ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा C1² फर्स्ट के लिए, सेकंड मॉलिक्यूल्स के लिए C2² प्लस डैश, मैं क्या लिख सकता हूँ CN² लिख सकता हूँ ना, अपन यानी ये हो गया, यानी जितने भी हैं सबका हम क्या कर लिए, ऐड कर लिए, ठीक है। तो सबका हम ऐड कर लिए यहाँ पे, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड कर दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखो 1/2 m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, NC² इज इक्वल्स टू कितना, C1² प्लस C2² प्लस C3² प्लस डैश बाई क्या n, सॉरी ये बचेगा C² है ना, ये आएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब C² में निकालू, इधर स्क्वायर रूट जाएगा, C² अगर निकालना हो, ये तो इधर आ गया n मॉलिक्यूल्स के लिए, तो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। तो C² अगर मुझे निकालना हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ा दूँ और कितना मिल जाएगा, C1² प्लस C2² प्लस डैश CN² अपन n, ये वाला n इधर चला है, कैपिटल N मान लिया हूँ। तो ये आ गया क्या RMS, ये RMS आ गया, VRMS या C लिख लो उसको सिंपल, जो हम लोग अभी लिखे थे एक इक्वेशन यही था ना, अब पहले भी हम लोग यही लिखे थे। अब चलो PV इक्वल्स टू 1/3 mn² ये, ठीक है। तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं PV इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2 और mn² इसको लिख सकता हूँ। और n का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कैपिटल N क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये अगर एवोगाड्रोज नंबर के इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये इसके इक्वल है Na पार्टिकल्स के। तो m क्या है, स्मॉल m, कल हम लोग लिखे थे, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स अभी भी लिखे थे हम लोग। तो 1 मॉलिक्यूल्स का मास, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास। तो स्मॉल m इंटू Na कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कैपिटल M, इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। इसका मीनिंग कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो इसको कैपिटल M हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। PV इक्वल्स टू कितना लिख ले, यानी कि 2/3 इंटू 1/2 mc², ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल mc²। तो ये टर्म क्या हो गया, इसी को हम लोग यानी 2c के फॉर्मूला लेकर के हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये कैपिटल M V² है, ठीक है। तो ये लिख ले चाहिए। तो ये क्या हो गया, फाइनली ये काइनेटिक एनर्जी हो गया ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया,
ये पूरे टर्म काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 इंटू के पी भी इक्वल्स टू, तो के यानी काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 3/2 इंटू पी भी, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि 3/2 nRT, पी भी इक्वल्स टू क्या होता है nRT, तो ये भी रिलेशन मिल गया। तो फॉर 1 मोल गैस के लिए n कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मोलर गैस के लिए 3/2 RT हो जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिल गया मुझे k इक्वल्स टू 3/2 RT। इफ R इक्वल्स टू 2 कैलोरी, R का मैग्नीट्यूड अगर मैं 2 कैलोरी यूज कर दूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2 और T, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3T। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ R, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना है, इन कैलोरी काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरी क्या लिखे, इन कैलोरी द वैल्यू ऑफ R, ब्रैकेट में लिख लेना वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू 2, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये T टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन कैलोरी वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इसको। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT, यही आया है ना। और क्या आया था 3/2 टाइम्स ऑफ P भी, ये आया था। अब काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर मैं 1/2 mc² रख दिया तो c² यहाँ से कितना आ जाएगा 3PV अपॉन m आ जाएगा। तो c इक्वल्स टू √3PV अपॉन m, ये आ जाएगा। और फिर PV को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो √3RT अपॉन m, तो ये आ जाएगा RMS स्पीड का मैग्नीट्यूड। स्पीड तो RMS का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √3RT अपॉन m। तो 3 कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, बट T और m इस पर वेरी करेगा। टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो ये डिफरेंट होगा, और मॉलिक्यूलर मास भी इस पर भी डिपेंड करेगा। तो RMS स्पीड का ये एक फार्मूला भी आ गया। इस पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, तो अगर दो डिफरेंट
गैस मॉलिक्यूल्स के लिए देखा जाए तो एक के लिए आरएमएस स्पीड C1 मान रहा हूँ, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा C2। दो डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो 3R तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करेगा, यानी ये मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो M2 बाई क्या लिखूं, M1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये रिलेशन आ जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो तो फाइनली हम लोग ये लिखेंगे M2 बाई M1 इंटू T1 बाई T2, यानी कांस्टेंट अगर नहीं है तो। ठीक है, या अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम गैस के लिए दे दे तो फिर क्या हो जाएगा, यानी मोलर मास कांस्टेंट हो जाएगा। तो C1 अपन क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे T1 अपन T2, सिर्फ यह हो जाएगा फॉर सेम गैसेस। ठीक है, तो ये आरएमएस स्पीड हो गया। अब एक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और एक एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग फार्मूला तो डिराइव किए ही थे, इसके लिए यानी दिखा दें हम लोग, तो C बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको C बार से नहीं तो ये V एवरेज लिख सकते हो। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड C बार का यानी कि मैग्नीट्यूड रूट ओवर 8RT बाई पाई M होता है, इसको याद रखना। ठीक है, रूट ओवर 8RT बाई हाँ एवरेज स्पीड का, ये आरएमएस था, ये एवरेज है, और एक है अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो लिख लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसको अल्फा से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे कोई इसका फिक्स नहीं है, बट अल्फा से जनरली इसको, चलो इसमें लिखो the velocity which possessed maximum number of molecules, maximum number of molecules known as most probable speed, यानी वो कौन सा स्पीड हो जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है, इसको अल्फा से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये अल्फा का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको रूट ओवर 2RT बाई M होता है, यहाँ पे रूट ओवर 2RT बाई M, 8RT बाई पाई M, यहाँ पे है 3RT बाई M। हो गया, तो तीनों स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इसमें रिलेशन ही पूछ लिया गया है। अब इन तीनों के बीच रिलेशन देखो क्या आ जाएगा, यानी C और कौन सा है C बार, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एवरेज, और ये है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा से इसको, नहीं तो कभी इसको C स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका क्या हो जाएगा रेशियो अगर मैं निकालूं तो आरएमएस का कितना है रूट ओवर 3RT बाई M, और ये कितना है एवरेज का रूट ओवर 8RT बाई पाई M, और फिर इसका कितना है मोस्ट प्रोबेबल का 2RT बाई M। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या RT तो कॉमन है सब में,
आर टी क्या है, सब में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा इसमें रूट ओवर यानी कि 3/m इस टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/पाई और यहाँ पे 2/m। अब चलो इनमें रिलेशन निकालो कि मैक्सिमम कौन होगा, मिनिमम कौन सा होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा। सॉरी पाई एम यहाँ भी होगा, यहाँ भी एम भी तो कॉमन हो जाएगा, एम को भी हटा दो, आर टी बाई एम आर टी बाई एम आर टी बाई एम, तो यहाँ 8/पाई रह गया, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3। तो √3 का मैग्नीट्यूड सबको पता है कितना होता है 1.73 इस टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2 लिख सकते हैं इसको 2√2 और यहाँ पे √2 यानी इसका मैग्नीट्यूड 1.414 यानी 1.41 सिर्फ ले सकते हैं। तो अब बताओ मैग्नीट्यूड किसका हाइयर है, ये 1.73 है, ये 1.41 है, दो ही डिजिट लो कोई दिक्कत नहीं, और इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो कितना आ जाएगा 2 × 1.41, तो इसका 2 टाइम्स यानी 2.82, अब ये आ गया 2.82, यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पाई से डिवीजन भी तो है, अंदर में पाई भी है, उसको हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से 2√2/पाई, ठीक है, तो पाई से डिवाइड करके निकालना होगा, तो अंदर में √2 का मैग्नीट्यूड यानी 1.41 अपन पाई का कितना 22/7, तो इससे डिवाइड कर लो तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसको अप्रॉक्स में कर लो 3 टाइम्स अप्रॉक्स में, एक्यूरेट नहीं अप्रॉक्स में, अब इसको फिर डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा यानी 0.4 और बच गया कितना यानी 0.47, अब 0.47 × 2 0.47 × 2 कर लो तो कितना 4 आ गया और ये यही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इस सब में रिलेशन देखो, हाइयर मैग्नीट्यूड वाला कौन सा है आरएमएस का स्पीड यानी देखा जाए तो इसका सबसे मैक्सिमम है स्पीड, और लोअर किसका है ये मोस्ट प्रोबेबल, हाँ मोस्ट प्रोबेबल यही है, ये तो एवरेज है, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल और ये आ गया ये इतना, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग आरएमएस का स्पीड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर varies with density d एच। अब 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया हुआ है, d², बी ऑप्शन में दिया हुआ है सिंपल d, और सी में दिया हुआ है √d, और d में दे दिया है 1/d का स्क्वायर रूट, ये दिया हुआ थे। c इक्वल्स टू कितना आया था यानी ये c इक्वल्स टू √3RT/m यही आया था ना। अब इसी से लेकर आगे बढ़ना, r कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, t और m, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर वाले टर्म लाना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं √3 PV/m कर सकते हैं,
प्रेशर का टर्म में आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 और P बाई क्या m/v लिख सकता हूँ। इसको फिर हटाऊँ तो v ऊपर चला जाएगा। अब मास बाई वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी, तो क्या आ गया 3P बाई d। अब P कांस्टेंट है, 3B कांस्टेंट, तो क्या रिलेशन आ गया, C का रिलेशन √d 1/d, यानी ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो। As the temperature is raised from as the temperature is raised from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, the average kinetic energy of neon atom changes by a factor फर्स्ट में दिया हुआ 2, बी में दे दिया हुआ √13/293 और सी में दे दिया है 313/293 और डी में 1/2 ये दे दिया हुआ। का रिलेशन अभी मैं बताया था, क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT, नहीं आया था ना, तो R तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पर करेगा, यानी कि ओनली T। तो अब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी अलग अलग होगी। तो हम क्या कर ले यहाँ से, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो इनका रेशियो हम लोग निकाल ले, क्या मिल जाएगा K1/K2, तो यहाँ पे कितना, ये T20/T40, तो K1/K2 ये मुझे निकालना है, तो T20 और T20 कितना हो गया 293, यानी कि T1 टेम्परेचर 20 डिग्री है ना, तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कर लिया तो कितना आ जाएगा 273 + 20 293 और 40, इसमें और मैं क्या कर दूँ 20 ऐड कर दूँ तो 313, यही आएगा ना। अब इस फॉर्म में तो कोई नहीं है, इसको रिवर्स कर लो, यानी K2/K1 कितना हो जाएगा 313/293, ये हो जाएगा, तो ये सी नंबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का रूट में थोड़े होता है, अभी यहाँ पे निकाला, काइनेटिक एनर्जी अभी बताया था ना, ये हो 1 mole of gas, the average kinetic energy is given as कैपिटल E, ये कैपिटल E दिया हुआ, द RMS ये VRMS यानी RMS स्पीड ऑफ गैस, इज व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है 2E/m ² 1/2,
3E/m दी होल पावर 1/2 और सी ऑप्शन दे दिया 2E/3m दी होल पावर 1/2 और 3E/2m दी होल पावर 1/2 यही दिया हुआ है। तो 1 मोल गैस के लिए यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी E दिया हुआ कैपिटल E, तो आरएमएस स्पीड पूछ रहा है। क्या करोगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अभी हम लोग रिलेशन निकाले थे ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना 3/2 पीवीए निकाले थे। ठीक है, तो मुझे रिलेशन किसके बीच निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और आरएमएस स्पीड के बीच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग ये लिखते हैं तो ये C² इक्वल्स टू 3/2 PV, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C कितना आ जाएगा √3 PV/m यही आएगा ना। अब PV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके टर्म में, तो यहाँ से अब देखो 3 कांस्टेंट है P और V, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देख लो कितना है 3 PV क्या है 2 टाइम्स ऑफ K। यहाँ 3 PV का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K, तो 3 PV इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ KE/m लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट तो उसका पावर यानी कि C इक्वल्स टू हो गया 2। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ E, तो 2E/m दी होल पावर 1/2, यही पहला ही हो जाएगा। RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स of diatomic gas, diatomic gas is U when the temperature is double, when the temperature is double, the molecules dissociates into dissociates into 2 atoms। ठीक है, then new RMS speed of atom, new RMS speed of atom इज, फर्स्ट में दे दिया √2u, बी दे दिया u, अब सी में दे दिया 2u और डी ऑप्शन दे दिया 4u, यही दिया हुआ। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ आरएमएस स्पीड u, अब उसका टेम्परेचर डबल किया जा रहा है तो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होकर 2 एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यू आरएमएस बताना है कितना है। तो देखो यहाँ से आरएमएस स्पीड C इक्वल्स हम लोग कितना निकाले हैं, फार्मूला 3RT/m, तो 3 और R कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे C इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यानी ये C इतना होगा, कंडीशन क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है डबल, तो टेम्परेचर वेरिएबल टर्म यहाँ पे है, यानी कि डिसोसिएट भी हो रहा है, तो ये भी वेरिएबल है, यानी कहने का मीनिंग कि टेम्परेचर जब डबल होगा तो मास क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मास यानी कि m/2 हो जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, खुद बोल रहा कि एटम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल से 2 एटम में टूट जा रहा,
ठीक है। तो टेम्परेचर डबल करने पे ये कितना, हाफ, यानी कितना हो गया 4T/m, यानी कितना हो गया 2√T/m। तो ये क्या है, U है, तो कितना हो गया 2U, यानी C2 न्यू कितना हो गया 2U। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अभी हम लोग यहाँ से निकाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना आया था इस इक्वेशन से, PV इक्वल्स टू 1/3 mn/c², और इससे काइनेटिक एनर्जी आ गया था कितना 3/2 और कितना PV, ये आ गया था। तो यहाँ पे अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बीच मुझे रिलेशन निकालना है। तो सपोज कि कोई ये कंटेनर है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गैस है, ठीक है। अब ये मिक्सचर मान लिया कि A + B + C, सपोज कि इसमें 3 गैसियस मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, ठीक है। ये कौन सा है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो लिखना यहाँ पे लेट ए मिक्सचर कंटेन्स 3 गैसेस A, B and C, ठीक है, A, B and C। तो 3 गैसियस मिक्सचर है यहाँ पे जो नॉन रिएक्टिंग है, यहाँ ये भी लिख लेना कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। and their partial pressure in mixture are PA, PB and PC respectively, ठीक है। तो इन तीनों गैसियस मिक्सचर में जो हम यानी कि देख रहे हैं कि ABC 3 गैस हैं, तो उनका पार्शियल प्रेशर मैं कंसिडर कर लिया PA, B के लिए PB और C के लिए PC, ठीक है, ये मैं कंसिडर कर लिया। और टोटल प्रेशर मिक्सचर का, ये टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और यहाँ से Vm कितना मान लिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का वॉल्यूम V, यानी Vm V और ये PT। यानी सेपरेट पहले ही क्या है, गैस A है, और दूसरा ये गैस B है, और तीसरा गैस C है, ठीक है। अब इन तीनों के एक में मिक्स कर दिया गया है, तो मिक्सचर बन गया, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है। यानी रिएक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, मिक्सचर यानी एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन रिएक्शन नहीं करेंगे, और रिएक्शन होना भी नहीं चाहिए। वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी, तो मिक्सचर का यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितनी 3/2 PV है। तो मिक्सचर का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इसका मीनिंग यहाँ पे प्रेशर कौन सा लूँगा, यहाँ पे PT,
और वॉल्यूम Vm। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं गैस ए के लिए ले रहा हूं सेपरेटली, ठीक है, फॉर गैस ए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 3/2, और अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू वॉल्यूम क्या V। मिक्सचर में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ए के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर गैस बी, तो बी के लिए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV और वॉल्यूम V। अब फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 3/2 PC और V। ठीक है, गैस सी के लिए इतना हो जाएगा, आएगा ये। तीनों को सेपरेटली मैं निकाल लिया और मिक्सचर में, और टोटल कितना 3/2 PT VM इस मिक्सचर में। तो अब क्या करेंगे, टोटल मुझे निकालना है, तो जो आया हुआ है पार्शियल इस मिक्सचर में उन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इधर मिटा दो ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर, ये आ जाएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी इन द मिक्सचर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 PT और VM इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3/2 और PA V प्लस 3/2 PB V प्लस 3/2 PC और V, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस का ये इतना है काइनेटिक एनर्जी, यानी सबका ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना, और ये टोटल। तो टोटल क्या कर दिए, इन तीनों का सम कर दिए, पार्शियली जितना है सबका सम कर दिए, तो मुझे टोटल मिल गया। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, देखो तो 3/2 कैंसिल, और ये PT और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वही हर एक के लिए, यानी कि वो। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, PA प्लस PB प्लस PC इंटू V, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या यहाँ पे PT, यानी कि PA प्लस PB प्लस PC। इसका मीनिंग कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या आ गया कि टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना होगा, सॉरी टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस। अरे वॉल्यूम मैं क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कंटेनर का वॉल्यूम मिक्सचर का वॉल्यूम यानी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। यानी जो मैं मिक्सचर का वॉल्यूम ले रहा हूं, तो किसी इंडिविजुअल का, इसमें जैसे बहुत सारे कंपोनेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए भी तो वही वॉल्यूम होगा जो मिक्सचर का होगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। ऐसा तो नहीं है जो एक पर्टिकुलर गैस, जैसे इसमें H2 में ले लिया, N2 ले लिया, O2 भी ले लिया, तो हाइड्रोजन इतना ही दूर में रहेगा, ऑक्सीजन इतना ही दूर में रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इंटरमिक्सिंग हो चुका है, तो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम में वो मूव करेगा। इसीलिए जो वॉल्यूम मिक्सचर का होगा वही वॉल्यूम किसी इंडिविजुअल का मिक्सचर में होगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट, वॉल्यूम यानी टेम्परेचर, दोनों चीज कांस्टेंट है, तो ये आ गया। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी अगर कंपोनेंट्स हो, कोई जरूरी है कि 3 ही हो, 8-10 जितने भी कंपोनेंट होगा, सबके पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो एक पॉइंट में लिख लेना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ
टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर total pressure of the mixture is equals to the sum of partial pressure of all individual components, sum of partial pressure of all individual components given in the mixture, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बीच रिलेशन आया। अब हम लोग कि यहाँ मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी, यहाँ पे हम दो गैस का मिक्सचर अब ले रहे हैं, ठीक है। और दो गैस का मिक्सचर का यानी टोटल प्रेशर, फिर यहाँ पे मैं क्या मान लिया, पीटी, ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। अब जो गैस है इनका मैं मोल्स मान लिया कि N1 मोल्स है किसके लिए, N1 मोल्स फॉर गैस ए, और N2 मोल है इसमें फॉर गैस बी, यानी बी गैस के लिए मोल N2 है और N1 जो है ए के लिए है। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर मैं क्या लिखूंगा, N1 प्लस N2, ठीक है। फिर यहाँ पार्शियल प्रेशर का भी आएगा, तो ए गैस के लिए यानी PA और बी गैस के लिए PB। तो यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर में ये है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम मिक्सचर का यानी कि क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लिया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है। तो अब बताओ फिर यहाँ पे टोटल हम लोग मोल्स तो निकाल लिए हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर हम लोग पीटी माने हैं, तो टोटल प्रेशर इस तरह से पीटी और टोटल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यानी मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो ये N1 प्लस N2 इंटू आर टी, ऐसे लिख सकता हूँ। मिक्सचर के लिए टोटल प्रेशर इनटू टोटल वॉल्यूम इक्वल टू कितना, N1 प्लस N2 इंटू आर टी, क्योंकि आर टी कॉन्स्टेंट है। तो ये हो गया मिक्सचर के लिए, एक इक्वेशन मैं बना लिया। अब दूसरा कि फॉर गैस ए, यानी इंडिविजुअली मैं निकाल रहा हूँ, अभी तो मैं टोटल निकाल लिया, अब इंडिविजुअली निकालूँ। तो यहाँ पे अब क्या करूँगा, इंडिविजुअली निकालूंगा मिक्सचर में। तो जितने भी गैस है, जो भी है 1 2 3 4 जितने भी हैं, उसमें से पार्टिकुलर एक गैस के द्वारा, जैसे ए का मैं अगर निकालूं तो ए का प्रेशर कितना लग रहा है, टोटल जो प्रेशर है उसमें से पार्टिकुलर एक गैस के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है, वही पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। या पार्शियल अगर हम लोग देखें बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के द्वारा कितना लग रहा है
उसको हम लोग बी के लिए बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लिखे, गैस ए के लिए क्या हो जाएगा मिक्सचर में, पी ए, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम वही कांस्टेंट रहेगा, पहले भी हम लिख चुके हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना हो गया, V इक्वल्स टू मोल्स ए के लिए कितना N1 रहेगा और R T। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन बना लिया। और फॉर गैस B के लिए कितना हो जाएगा, P B और V इक्वल्स टू N2 R T। ये थर्ड आ गया, ठीक है। चलो इधर हो गया है सबका, इधर हो गया, नहीं हुआ, चलो हो गया तो इधर मिटा दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड क्या है पी ए, यानी पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना इधर N1 R T अपन, अब इसको मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो टोटल कितना है पी टी इंटू वी इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो N1 प्लस N2 RT। देखो तो RT कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बच गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपन इज इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2 इंटू ए पी टी। अब ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ये पार्शियल प्रेशर दिख रहा है, इसको मोल फ्रैक्शन बोलेंगे ना ए के लिए, ठीक है। तो इसको अगर ये है तो यानी N1 N2 में मान लिया हूँ ये x है, तो क्या आ गया मुझे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टी। तो ये आ गया, अब लिख लो आगे, इसमें एक पॉइंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्वेश्चन नहीं है इसी का पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट partial pressure of a particular component is equals to the product of mole fraction of that component, in gaseous state, mole fraction of that component in gaseous state to the total pressure. Mole fraction of that component in gaseous state and total pressure, ये PT, product of mole fraction of that component in gaseous state, ठीक है, या गैस फेज, and total pressure of the mixture, ठीक है। तो ये रिलेशन एक आ गया यहाँ से मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के बीच। तो अगर मान लेते हैं मेरे को किसी एक का मोल फ्रैक्शन मालूम है, और ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर जैसे कोई सोल्यूशन है तो दो कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। तो अगर एक कंपोनेंट का मालूम है तो दूसरे कंपोनेंट का क्या कर लेंगे, 1 माइनस दिस वन कर लेंगे। तो अगर इसका कुछ मालूम है जो भी हो, तो एक्स बी अगर मुझे पता करना है तो 1 माइनस एक्स ए कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का मालूम है
तो दूसरे कंपोनेंट का हम पता कर सकते हैं। टोटल प्रेशर अगर दिया हुआ है तो पार्शियल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर या इंडिविजुअल कंपोनेंट का मुझे पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। तो अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर हम लोग निकाले और टोटल प्रेशर उधर पीटी है, तो यहाँ से इसको और उसको मैं अगर ले लूँ तो दोनों से कोई रिलेशन मिलेगा फिर एक, यानी पी ए अपॉन क्या कर लूँ पीटी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। और पीटी पीटी तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक रिलेशन ये भी आ गया, यानी दो गैस का पार्शियल प्रेशर का रेशियो उन दोनों गैस के मोल फ्रैक्शन का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से ये भी रिलेशन आ रहा। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखो। चलो लिखो, एज्यूम दैट एयर इज, क्वेश्चन है एज्यूम दैट एयर इज 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन एंड 79% नाइट्रोजन, 79% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम। इफ बैरोमीटर pressure is 740 mm of Hg, the partial pressure of oxygen is closest to which one of the following? ये है ऑप्शन दे दिया हुआ है 155.4 mm, 310 mm, सी दिया हुआ 580 mm और डी दे दिया हुआ है 740 mm, यही दिया हुआ। तो इसी क्वेश्चन का यूज करना है। यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट दिया है एयर में, यानी एयर क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 21 है और नाइट्रोजन का 79% है बाई वॉल्यूम। यानी अगर टोटल वॉल्यूम 100 सीसी है तो उसमें से 21 सीसी ऑक्सीजन है और 79 सीसी नाइट्रोजन। तो बैरोमीटर जो है मेजर करना प्रेशर इतना, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा मिक्सचर में, यानी एयर मिक्सचर में, वो पता करना। क्या करोगे, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। मिक्सचर में एयर मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे ये एयर मिक्सचर और ये इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन, दो गैस बोल रहा है। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट दिया हुआ है 21% और इसका 79% बाई वॉल्यूम।
यानी मास के टर्म नहीं है, बाई वॉल्यूम है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसियस हैं, और हम लोग पहले से भी जानते हैं, मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसेस एट एनटीपी और एसटीपी विल बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो वो तो फिक्स्ड होगा। तो जब इसका परसेंटेज वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या आएगा? मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ N2 गैस। तो गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 21 बाई, अगर लीटर में मैं मानता हूं तो 22.4 लीटर। ये कितना हो जाएगा? 79 बाई मोल्स में आ गया, क्योंकि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अप्लाई करने के लिए गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, तभी तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये मोलर वॉल्यूम हो गया, गिवन वॉल्यूम परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि आगे चल को कट जाएगा, तो इसको डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिवाइड करने पे। अब मुझे मोल्स मिल गया, देखो अब टोटल मोल्स मैं निकाल सकता हूं, यानी टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, यानी मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ O2 N2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मिक्सचर का मोल, टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा बताओ तो? टोटल मोल कितना? 100/22.4। ये तो एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा, यानी टोटल मोल कितना? 100/22.4, ये टोटल मोल हो गया। ठीक है, चलो टोटल मोल भी मिल गया मुझे, और यहाँ से इंडिविजुअल मोल भी मिल गया। तो अब मैं क्या करूँ? पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन पहले निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो क्या लिखेंगे? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल्स को हम लोग टोटल से डिवाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन का मोल कितना है? यही है ना। तो मैं क्या लिखूँ? 21/22.4। इसको टोटल से इतना से डिवाइड करूँ, तो इसको टोटल से डिवाइड करूँगा, ऊपर ही चला जाएगा 22.4 अपन कितना? 100। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 0.21। तो ऑक्सीजन का मुझे मोल फ्रैक्शन मिल गया। जब ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो अभी हम रिलेशन निकाले थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इक्वल्स टू कितना? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर यहाँ बैरोमीटर मेजर कर रहा है कितना? 740 दिया हुआ है। तो अब मैं क्या कर लूँ? मोल फ्रैक्शन मिल गया ऑक्सीजन का इनटू PT, तो मोल फ्रैक्शन 0.21 इंटू टोटल कितना? 740 mm। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। कौन सा आएगा? हाँ ये आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका ये आ जाएगा। अगर N2 का पूछता तो क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और उसका कितना आ जाता? मोल फ्रैक्शन 0.79, और 740 से मल्टीप्लाई कर देते तो उसका आ जाता। चलो अब तो टाइम हो गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बना लो, उसके बाद ये लिखो यहाँ पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, at 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, 1 atm pressure, if the density of liquid water
the density of liquid water is 1 gram per cc, and that of water vapor is 0.0006 gram per cc. Then the volume occupied by water molecules in 1 liter of steam at that temperature. फर्स्ट में दिया हुआ है 6 cc, सेकंड में दे दिया 60 cc और थर्ड में दे दिया 0.6 cc और डी में दे दिया 0.06 cc. कौन सा करेक्ट होगा? हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे प्रेशर पे इतना दिया हुआ है. वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम और स्टीम यानी वाटर वेपर यानी स्टीम का डेंसिटी इतना दे दिया हुआ है. तो अब पूछ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 1 लीटर ऑफ स्टीम में उसी टेम्परेचर पे. एक H2O है और एक H2O वेपर है और ये लिक्विड है. ठीक है, दोनों का डेंसिटी दिया हुआ कितना? इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी और इसका डेंसिटी 6 × 10⁻⁻⁴ ग्राम पर सीसी. देखो आप 0.0006 देने का मैंने वो हम लिख सकते हैं. अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है. इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है. तो इसके 1 लीटर में इसका कितना वॉल्यूम उसी टेम्परेचर पे ऑक्युपाई कर रहा है, वही पूछ रहा है. देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम. तो वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली का. तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि D1 यानी DH2O अपन DH2O वेपर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू क्या? इसका उल्टा यानी कि V2 वॉल्यूम ऑफ क्या? वेपर यानी वॉल्यूम ऑफ वेपर वाटर वेपर अपन वॉल्यूम ऑफ क्या? H2O लिक्विड. उल्टा तो क्या आ जाएगा? H2O का डेंसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ से यानी 1 और वेपर का डेंसिटी 6 × 10⁻⁻⁴. चलो अब यहाँ से देखो ये मुझे फाइंड आउट करनी है. ये वाटर का ये कितना है यही मुझे फाइंड आउट करना है. इसको मैं क्या मान लिया? x और ये दिया हुआ 1 लीटर. अब 1 लीटर का मीनिंग कितना? 1000 cc क्योंकि ये सब cc सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा. तो x कितना हो गया? x इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁻⁴ यानी 0.6 cc. चलो यही हो जाएगा सी नंबर.